नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक चीज जो कि सबको बहुत परेशान कर रही है कि भारत को अगर लोकतंत्र माना जाता है तो क्या अदालतें सिर्फ ये कहकर चुप हो जाएंगी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज मैं बात कर रही हूं चंडीगढ़ के मेयर के जो चुनाव के नतीजे आए थे। आपने देखा था कि किस तरीके से कैमरे के नीचे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने जितने बैलेट पेपर्स थे उस पर टिक मार्क लगाया और टिक मार्क लगाने के बाद 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, जीतता हुआ कैंडिडेट कुलदीप सिंह वो हार गया क्योंकि 8 वोट्स इनवैलिड हो गए। अब कुलदीप सिंह इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने अब 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर निगरानी रख रहा है। उन्होंने कहा कि गो बैक एंड टेल योर प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग यू। उसके बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स नहीं थी कि उस चंडीगढ़ के चुनाव का जो नतीजा आया था उसको रद्द कर देते, फ्रेश चुनाव के लिए नहीं बोला जाता। क्या आज सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है? और पूरा ऑब्जर्वेशन आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट मिस्टर गोविंद माथुर जुड़ रहे हैं। माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जो पहला सवाल है वो यही है और जो सबको परेशान कर रहा है कि क्या आज सिर्फ ये कह देना कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्या ये काफी था? देखिए, केस अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। केस को इस पर्पस के लिए सुना गया है कि आगे इसके अंदर कोई कार्रवाई की जानी है या नहीं, और इसीलिए अभी इन्होंने अपोजिट पार्टी को कॉल किया है। 19 फरवरी को सुनेंगे। इसलिए अगर इलेक्शन रद्द करने का कोई अवसर आएगा तो वो शायद 19 फरवरी या उसके बाद ही आएगा। अभी इस स्टेज के ऊपर बगैर अपरेंटली जो लगा, जो एक बार ऊपर ऊपर दिखा लगा कि ये बिल्कुल एक अन्याय हुआ है, तो कोर्ट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ने दिया। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि वो कितने गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन ये सोचना कि बगैर सारी पार्टी इसको सुने इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कुछ ज्यादा अपेक्षा है। शायद बहुत जल्दी भी होता। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि डेट कुछ और पहले दी जा सकती थी, क्योंकि जिस वक्त ये हुआ तो उसके बाद में ये 7, 8, 10 और थोड़ा जल्दी सुना जा सकता था। लेकिन कोर्ट की अपनी परिस्थितियां होती है, अपने हालात होते हैं। कोर्ट ने उचित समझा कि 19 तारीख को सारी पार्टीज की ओर से रेस्पॉन्स आ जाए, उनका रिप्लाई आ जाए, काउंटर फाइल हो जाए, तब सुन लिया जाएगा। और अगर कोर्ट को अल्टीमेटली लगता है कि ये इलेक्शन क्वैश होना है तो होगा। नहीं, लेकिन जस्टिस माथुर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप आज उस कुर्सी पर बैठे होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर, आपके पास सारे सबूत हैं, आपके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि ये साफ दिखाती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देखकर और टिक मार्क लगाता चला जा रहा है बैलेट पेपर्स पर, और किस ओपनली, मतलब खुले आम जो धांधलेबाजी हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट एक बार में, आपने ये ठीक कहा, आपने कहा कि ठीक है वो जल्दी की डेट दे सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि जो मेयर का चुनाव है और मेयर का जो टेन्योर है वो केवल 1 साल का होता है। अब 1 साल में इतने दिन निकल गए तो फिर न्याय कहां से मिला उस व्यक्ति को जो कि बहुत उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आया था? देखिए, 1 साल का टेन्योर का जहां तक आप कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को मीट कर सकता है। एक अगर किसी तरह से इलेक्शन सेटिस्फाइड होता है तो इलेक्शन फिर से होता है तो वो पूरा टेन्योर अलग से मिलेगा। जहां तक आपने कहा कि अगर मैं होता तो क्या करता, तो शायद ये तो हमारे यहाँ राजस्थान में एक बात कही जाती है कि अगर भुआ के मूछें होती तो वो चाचा होती। तो ये सब बातें आज इस मामले के अंदर मुझे बहुत प्रासंगिक नहीं लगती। हाँ, अगर अपरेंट कोई एविडेंस है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन हर पार्टी को सुना जाना हमारे यहाँ पे न्याय व्यवस्था का एक आवश्यक अंग है। इसलिए, और ये एक चुनाव का मामला है, इसको इतनी गंभीरता से अगर सुप्रीम कोर्ट ले रही है, सुन रही है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि ये कन्वे कर दिया जाए कि सारी ऑथोरिटीज उन पर हम वॉच रख रहे हैं, मैं सोचता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऑथोरिटीज को भी ये समझना चाहिए कि वो एक निरंकुश
ऑथोरिटीज नहीं है। हमारा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसके अंदर न्यायपालिका भी अपनी पूरी वॉच रख सकती है और उनकी हर गलत हरकत को, हर गलत कार्रवाई को सुधार सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता के हाँ। साथ इस मुद्दे को ले रही है। नहीं, लेकिन जस्टिस माथुर मुझे ये बताइए कि ये एक धांधलेबाजी है। धांधलेबाजी को सिर्फ ये कह देना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, सिर्फ उस ऑब्जर्वेशन से तो काम नहीं चलता ना सर। देखिए, ये इस अलग-अलग स्टेजेस हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज पे उन्होंने ये एक अपरेंटली देखते हुए ये बात कही है और आगे जाकर के अगर ऐसा लगता है कि वाकई में धांधली हुई है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन सेट असाइड करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट अपनी शक्तियों के अंदर ऐसा कर सकता है और मान लीजिए ये एविडेंस पूरी न मानी जाए, हो सकता है जवाब आने के बाद में लगे कि नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, तो ये जरूरी नहीं कि इलेक्शन सेट असाइड भी हो। इसलिए सुनने का अवसर सब पार्टीज को दिया जाना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक न्याय के बुनियादी सिद्धांत की पालना की है और 19 भी अब ज्यादा दूर नहीं है, सुना जाएगा और अगर इलेक्शन सेट असाइड होता है तो पूरी पार्टीज को पूरा न्याय मिलेगा। कोर्ट्स आर लेकिन सर नाइदर हेल्पलेस nor helpless. Courts are having ample powers. लेकिन मिस्टर माथुर मुझे ये बताइए कि क्या जो जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं, किस तरीके की डिफेसिंग हुई है, खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि द बैलेट पेपर्स वर डिफेस्ड एंड लुक एट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ही वाज लुकिंग टू द कैमरा एंड देन ही वाज लुकिंग लाइक अ फ्यूजिटिव। उस तरीके का रिएक्शन अगर जस्टिस चंद्रचूड़ को लगा तो जाहिर सी बात है कि उनको भी लगा कि वाकई वाकई में चीजें गलत हुई हैं। तो फिर चुनाव रद्द एक बार में वो उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? हमने कुछ कसाब का वीडियो देखा था। कसाब ने हमला किया था, हत्याएं की थी, एक अपरेंटली दिखता हुआ आतंकवादी था, लेकिन उसको भी सुनवाई का अवसर दिया गया था और सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद में, सरकारी स्तर पर वकील देने के बाद में उनको सजा दी गई थी। इसलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक फंडामेंटल कानून है। हर पार्टी को सुना जाना आवश्यक है। हाँ, सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस देते हैं उनकी एक अपना महत्व होता है कि कोर्ट कितनी गंभीरता इन इश्यूज को ले रही है और कोर्ट बहुत गंभीरता के साथ सुन रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यही उचित है कि सभी पार्टियों को पूरा अवसर दिया जाए इस सुनवाई का और उसके बाद में एक ठोस निर्णय लिया जाए। मैं एक बार वापस उस सवाल पर आ रही हूँ, टेन्योर वाली बात पर, जो आपने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर देता है तो पूरा टेन्योर उस कैंडिडेट को मिलेगा जो कि अपना पिटिशन लेकर आया, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः ऐसा पूर्ण टेन्योर उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसी दिन से पद को धारित करेंगे। वो उस पद को जिस दिन से होल्ड करेंगे उसके बाद से उनको पूरा 1 ईयर कंप्लीट मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर प्राइमा फेसी आपको देख के क्या लगता है? आपने भी वीडियो फुटेज देखी होगी और जिस तरीके का राजनीतिक शोर मचा इस पूरे मुद्दे पर, मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे थे। संजय राउत ने भी कहा कि देखिए पहले लोकतंत्र की एक हत्या हमने महाराष्ट्र में देखी थी, जहां पर गैर संवैधानिक ढंग से एक दूसरी सरकार को बनाया गया। उसके बाद अब ये फिर से एक बार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आपको क्या देख के लगता है कि किस तरीके की नजीर पेश कर रहा है चंडीगढ़ का मेयर चुनाव और जिस तरीके से नतीजे आए हैं? देखिए, जो कुछ वीडियो से दिखता है, जो एविडेंस आज सामने दिखती है, उससे ये बहुत खेदजनक है, बहुत चिंताजनक है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना निश्चित रूप से अगर मैं ये कहूँ कि ये फासिज्म की ओर बढ़ते हुए कदम है, तो गलत नहीं होगा और इसको चेक किया जाना बहुत जरूरी है। चेक इसे न्यायपालिका भी करेगी और साथ-साथ हम मीडिया को और जनता को भी इसके लिए अवेयर रहना बहुत जरूरी है। ये लेकिन खतरनाक आपको ट्रेंड है। लगता है कि बिल्कुल, आपने कहा कि ये खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में कोई सख्त फैसला नहीं सुनाता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अभी लोकसभा चुनाव में भी कुछ इस तरीके की चीजें हो सके? क्योंकि सबके मन में ये बात आ रही है कि मेयर का तो एक छोटा-सा चुनाव है। अभी क्या होगा जब लोकसभा के चुनाव होंगे, अगर इस तरीके की धांधलेबाजी पॉसिबल हो सकती है, जहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक मोहरा बनाकर और आप लोकतंत्र की इसी तरह से हत्या कर दें, किसी को इवन प्लेइंग फील्ड मिले ना, यही डर है सर सबको। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र सुनाएगी। हम इसके अंदर ओके। इतना जल्दी भी नहीं कर सकते, इतनी
उतावलापन भी नहीं हो सकता कि कोर्ट में आज पहली बार मुकदमा लगे और उसका फैसला हो जाए। कोर्ट सुन रही है, कोर्ट इसे सेट असाइड भी करेगी। और रहा ये कि लोकसभा चुनाव में या कहीं और हो, तो निश्चित रूप से जितनी चिंतित आप हैं उतनी ही चिंतित मैं भी हूँ, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर लोग को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसके अधिकारों का हनन ना हो, लोकतंत्र के ऊपर हमला ना हो। और हमारा लोकतंत्र एक संवैधानिक लोकतंत्र है। यहाँ पर हमारी संवैधानिक वैल्यूज को मानते हुए, उनको पूरी तरह से एडॉप्ट करते हुए मेजॉरिटी की चलती है। केवल मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी नहीं चल सकती कि भीड़ ने कुछ सोच लिया और उसके आधार पे तंत्र चलेगा, ऐसा नहीं नहीं, होता। जस्टिस माथुर, ये कहना बड़ा आसान है और बल्कि ऐसा उम्मीद है कि ऐसा ना हो। लेकिन जिस तरीके के बयान हमने देखे हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये बोला जाता है कि वो तो एक तरीके से बिल्कुल बीजेपी का ही एजेंट बन के काम कर रहा था, इस तरीके की बातें सामने आई हैं। क्या हम इन आरोपों को गलत बोल देंगे? क्योंकि ये कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, वो अफसर नहीं थे, बल्कि वो भाजपा के मनोनीत पार्षद की तरह थे। इस तरीके के बयान भी आए हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। देखिए, जो जो कुछ एविडेंस अभी तक हमने मीडिया के जरिए देखी है, उससे ये ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बायस होके काम कर रहे थे। और अगर ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस बात को देख करके मानता है कि रिटर्निंग ऑफिसर एक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली वर्क नहीं कर रहे थे, तो वो सेट असाइड करेगी इलेक्शन। और मेरे को लगता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि इस देश के अंदर संवैधानिक लोकतंत्र को, संवैधानिक वैल्यूज को वो एंश्योर कर सके, उनको बचा सके और उनके लिए पूरी तरह से जागरूक खुद भी रहे और लोगों को भी कर सके। यानी कि आप ये कह रहे खतरा हैं कि खतरा बड़ा है और उस खतरा बड़ा है और आप हम सबको इसके लिए पूरी तरह से सावचेत रहना जरूरी है। लेकिन मैं फिर ये मानूं कि अभी जो प्राइमा फेसी लग रहा है, और आपसे ही समझना चाहूंगी कि आपको लगता है कि ये खुले तौर पर ये एक धांधलेबाजी है और ये चुनाव का जो नतीजा है इसको रद्द करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, जो एविडेंस अभी दिखती है उसको देखते हुए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये खुले लोकतंत्र के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना है। और अगर ये एविडेंस सही है तो इलेक्शन सेट असाइड होगा, ये इलेक्शन जी। पूरी तरह से समाप्त खत्म किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रोवाइडेड कि whatever evidence we have seen, we have witnessed on this video media, that is absolutely correct. जी, ठीक है। अब जस्टिस माथुर, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ूंगी, जो कि कल उत्तराखंड के असेंबली में टेबल किया गया और उसमें बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं, मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस का मैटर है। लेकिन जो सबसे कंटेंशियस उसमें इशू है वो है लिव इन रिलेशनशिप्स का। अब लिव इन रिलेशनशिप्स हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, खासकर भारत में, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है अपने देश का, ऐसे में ये कहना कि नहीं अब आपके लिए मैंडेटरी है अपने आप को रजिस्टर करना, आपको रजिस्ट्रार के पास जाना ही होगा। अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई अपने रिलेशनशिप की तो आपको जेल हो जाएगी, आपको फाइन देना पड़ेगा। ये किस तरीके का कानून बना है सर, और ये कैसा प्रोविजन है? एब्सर्ड है। अगर एक शब्द में कहूं कि ये बिल्कुल एब्सर्ड है, तो मेरे को तो अपरेंटली लगता है कि आप इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरा एक अधिकार है कि मैं शादी ना करूं। शादी करूं, मेरी इच्छा है, शादी ना करूं, लेकिन शादी ना करूं और किसी के साथ संबंध ना रखूं, अगर मैं शादी ना करूं तो ये कोई आवश्यक नहीं है। शादी एक संस्था है, मैं उस संस्था में एंटर नहीं होना चाहता। मैं उसके बाहर रहते हुए अपने जीवन को एक सामान्य इंसान की तरह जीना चाहता हूं। तो इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप जा करके मैं रजिस्टर कराऊं, अगर रजिस्टर 1 महीने के अंदर रजिस्टर ना हो तो सजा भुगतूं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा दखलंदाजी है आपकी प्राइवेसी के अंदर, आपके अधिकारों के अंतर्गत। ये बिल्कुल एब्सर्ड प्रोविजन है। मेरे को लगता है, वैसे चूंकि जस्टिस रंजना देसाई ने अपनी एक करीब 800 पेज की रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर ये एक्ट बना है। मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी भी न्यायिक समझ वाले विधवा व्यक्ति ने इस प्रकार की कोई राय दी होगी। ये मेरे को, मेरे एक सामान्य दिमाग को और मेरे एक विधिक
दृष्टि से हर चीज को देखने वाले दिमाग को गले नहीं उतरती है। ये बिल्कुल गलत है। जस्टिस माथुर, क्या अब पर्सनल रिलेशनशिप्स जहां तक उनका सवाल है, क्या स्टेट उस पर भी कंट्रोल चाहता है? एक तरीके से बिल्कुल हम उस रेजीम में अब जा रहे हैं जहां पर कि आपके बेडरूम में क्या हो रहा है, आप किसके साथ रह रहे हैं, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या उस चीज को भी अब सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? ये यूसीसी का बिल क्या इस चीज को नहीं दर्शाता? जहां तक ये प्रोविजंस जिनका आप संदर्भ दे रही हैं, ये निश्चित रूप से हमारी निजता के अधिकार का हनन करता है। ये हमारी प्राइवेसी के ऊपर गहरी चोट पहुंचाता है और ये बिल्कुल एब्सर्ड प्रोविजन है। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूं कि मेरे शादी के अब मेरे 37 साल हो गए, लेकिन हमने कभी अपने जीवन के अंदर हम ये मानते थे कि हमें 1 रुपए में शादी करनी है, वो भी नहीं करनी है। मैंने और मेरी पत्नी ने किसी प्रकार के कोई रिचुअल्स का ऑब्जर्व नहीं किया। आज 37 ईयर्स से हम साथ रह रहे हैं, ये ऐसी हमारी इच्छा है। हमारी विवाह की संस्था हमारे तरीके से बनी है, इस देश में किसी ने आपत्ति नहीं की। लेकिन अगर कोई आज हमारे लिए इस चीज पे भी रोक लगाना चाहता है कि मैं शादी करूं या ना करूं, ये मेरा सोच है। लेकिन मेरे निजी संबंध किसके साथ कैसे होंगे, ये एब्सर्ड है, पूरी तरह से अवैधानिक है। ये प्रोविजन कभी भी न्याय के मापदंडों पे खरा नहीं उतरेगा। नहीं तो क्या इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी? ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो क्लॉज है, क्या इसको चुनौती कोर्ट में दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए, किसी भी लॉ को, जो लॉ हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में दिए हुए किसी भी राइट की उल्लंघना करता है, उसको चुनौती, उस कानून को चुनौती दी जा सकती है। हमारा संविधान हमें यह एक फंडामेंटल राइट देता है। इस कानून को चैलेंज करने का भी हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 13 में, और इसको दी जानी चाहिए। ये गलत है, अगर अभी तक तो ये कानून बना नहीं है, इस पर विचार होना है, फ्लोर असेंबली के फ्लोर पे आया है, तो असेंबली के फ्लोर पे भी ये डिस्कस होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि विधायिका को इस बात को समझना चाहिए कि इस स्तर तक दखल नहीं दिया जा सकता, और ऐसा कानून उनको पूरी तरह से सोच समझ करके यथोचित संशोधन करना चाहिए यूसीसी के एक्ट में। लेकिन जस्टिस माथुर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस समय गौरक्षा को लेकर कानून बना था, हमने देखा था कि कितने सारे काउ विजिलेंटे ग्रुप्स बन गए थे और अपने आप से वो चल रहे थे। वो पॉलिटिकल पूरी जो मशीनरी है उसका हिस्सा भी बन गए। मोनू मानेसर जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो क्या अब इस तरीके का कानून, मान लीजिए कि अगर पारित हो जाता है, तो आज हमें लोगों को ये भी तो बताने की जरूरत है कि क्या इस तरीके के एंटी रोमियो स्क्वाड्स या फिर उस तरीके के विजिलेंटे ग्रुप्स जो आपके बेडरूम में झांकेंगे, आपकी प्राइवेट लाइव्स में झांकेंगे, क्या वो सक्रिय नहीं हो जाएंगे? और क्या ये नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा नहीं है? निश्चित रूप से है। ये गुंडागिर्दी को खुला निमंत्रण है। ये खुला निमंत्रण इस बात के लिए है कि आप किसी विशेष लोगों को, किसी विशेष सोच को आप परेशान करिए। ये है हमारी, और आज के युग के अंदर जहां पे कि आपके पास आपकी निजता का बहुत बड़ा अधिकार है, उसमें इस तरह के कानून, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक विकसित लोकतंत्र की में ऐसा कानून हो सकता है। पता नहीं ये किस तरह से विधायिका ने ये सोचा है, समथिंग वेरी रिडिकुलस। लेकिन आपको लगता है कि ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पारित होगा, उसके बाद बाकी राज्य भी इसको पारित करेंगे? मीनाक्षी लेखी का मैं एक कमेंट देख रही थी जहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, महिलाओं को इससे बहुत फायदा होगा। आपको लगता है कि महिलाओं को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, जस्टिस माथुर? देखिए, इस कानून को देखने से पहले अगर हम पर्सन माने इसके अंदर की, सवाल ये है कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों नागरिक हैं, उनके अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी अपनी निजता है। मुझे नहीं लगता कि आपकी निजता का हनन करने पे किसी महिला को या पुरुष को कोई फायदा होगा। आप ये एक बेवजह का दखलंदाजी आप ह्यूमन अफेयर्स में डाल दे रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी स्वयं अधिवक्ता है, उन्होंने इसे कानून की नजर से देखा या नहीं, या बहुत सब्जेक्टिव होकर के देखा, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक आखिरी सवाल बस आपसे कर रही हूँ कि ये साफ-साफ एक कंट्रोल की तरफ बढ़ता हुआ कानून है जहां पर लोगों की निजी जिंदगी में केवल और केवल दखलंदाजी होगी। निश्चित रूप से
जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड टोटल पूरे का सवाल है, अगर आप मेरे को 2 मिनट का समय देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंदर, आर्टिकल 44 के अंदर ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और इसका शुरू से प्रयत्न भी हुए। अगर आप देखेंगे कि पर्सनल लॉज के अंदर आने से पहले, सबसे पहले इंडिया के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बना, जो पहला स्टेप था यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर। उसके बाद ऐसे कई प्रयत्न हुए, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में शाहबानो केस के अंदर, उसके बाद में सरला मुदगल वाले केस में, और उसके बाद में एक और मैटर के अंदर ये इस बात को एम्फसाइज किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोगों के निजता में झांके। निजी कानून का अर्थ निजी व्यक्ति का नहीं है। पर्सनल लॉ मीन्स टोटल जो हमारे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज है, और बल्कि उन सबको एक नागरिक की दृष्टि से देखा जाए, एक कानून हो, वो एक अलग बात है। आपको किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप मेरे पर्सनल ह्यूमन अफेयर्स में, मेरे बेडरूम में, मेरी लाइफ में दखलंदाजी दे। ये कतई आवश्यक, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस माथुर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।